बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी बैंक पर करोड़ों रुपए के कर्ज में हेर फेर कर संपत्ति नीलाम करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि कैनरा बैंक ने एक स्कूल संचालक के करीब 5 करोड़ रुपए के वास्तविक कर्ज को कागजों में बढ़ाकर लगभग 10 करोड़ रुपए दिखा दिया और बिना समुचित सूचना दिए उनकी करोड़ों की कोठी को गुपचुप तरीके से शहर के एक बड़े मीट कारोबारी को गुपचुप तरीके से नीलाम कर दिया। बता दें, पूरा मामला नदीम तरीन एजुकेशनल सोसाइटी से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत संचालित आयशा तरीन स्कूल के संचालक शहनवाज तरीन ने बैंक की इस कार्यवाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके द्वारा बैंक से लिया गया कर्ज नियमित रूप से चुकाया गया और भुगतान की प्रक्रिया लगातार जारी थी। इसके बावजूद बैंक अधिकारियों की कथित मिलीभगत से उन्होंने आगे बताया कि बैंक ने उन्हें ना तो कोई स्पष्ट नोटिस दिया और ना ही उचित जानकारी साझा की, जिसके बाद 31 दिसंबर 2025 को नीलामी की कार्यवाही कर दी गई और सोने पे सुहागा कि पूरे शहर में नीलामी में बोली लगाने वाला सिर्फ एक ही आदमी था, जो कि शहर का एक बड़ा मीट कारोबारी है। वहीं इस नीलामी को लेकर स्कूल संचालक के परिवार और सोसाइटी से जुड़े लोगों में भारी नाराजगी है और पूरे मामले को संदिग्ध बताया जा रहा है। उनका आरोप है कि पूरी कार्यवाही बेहद जल्दबाजी और गोपनीय तरीके से की गई, जो कि पूरी तरह से संदिग्ध है। बता दें, इस कार्यवाही को चुनौती देते हुए शहनवाज तरीन ने डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT में अपील दाखिल कर दी है। अब इस मामले में ट्रिब्यूनल में सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल कैनरा बैंक की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। वही घटना सामने आने के बाद शहर में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और लोग बैंक की कार्यवाही पर सवाल उठा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर भी यह मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। हमारा एक संस्था है नदीम तरीन एजुकेशनल सोसाइटी, जो स्कूल्स चलाती है और दूसरे काम करती है, सोशल वर्क। तो उस में ये आयशा तरीन स्कूल काफ़ी साल से चल रहा है, 30-32 साल से। हमने एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए कैनरा बैंक से एक लोन लिया। कैनरा बैंक काफ़ी साल से हमारे संपर्क में है, हमारा उसके साथ ताल्लुक़ पिछले 40-42 साल से है। तो काफ़ी दिन से ये लोग पीछे पड़े हुए थे कि हमसे लोन ले लीजिए और हमारा टारगेट होता है। इन्होंने पहले 2018 में, फिर 19 में, फिर 20 में इन्होंने 2-3 मरतबा हमें लोन सैंक्शन किया और हमने वो अवेल नहीं किया, हमें ज़रूरत नहीं थी, छोड़ दिया। लेकिन 2022 में इन्होंने फिर एक मरतबा कोशिश की और फिर से इन्होंने एक बार लोन सैंक्शन कराया और बहुत मिन्नतें करके इन्होंने कि साहब 1 लाख रुपए कम से कम आप डिसबर्स करा लीजिए, इस बार करा लीजिए, हमारी बात ख़राब होती है और हम जो है वो हमारा टारगेट रह जाएगा, तो 1 लाख रुपए ही करा लीजिए। वो 1 लाख रुपए इन्होंने किए। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके हमने काम शुरू किया कि जब यहाँ से सपोर्ट मिली तो हमने नई बिल्डिंग का काम शुरू किया और उसमें डिफरेंट टाइम में कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए और इनसे हमने लिए। और इस बीच हमारी ज़मीन पर कुछ डिस्प्यूट निकल आया था। वो डिस्प्यूट अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, लेकिन 3 साल पहले वो काम रुक गया जब हमने पैसे लिए। उसके बाद काम रोकने के बाद हमने पैसे इनसे लेना बंद कर दिए। 10 करोड़ 50 लाख का जो टोटल लोन था, उससे 5 करोड़ हमने अवेल किया और फिर उसमें हम उसकी किस्तें जो हैं वो जाती रहीं, नॉर्मल कोर्स में सब कुछ हो रहा था। हम उसमें 2.5 करोड़ रुपए वापस दे चुके हैं इनको। और उसके बाद फिर हमें बैंक के ही कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप इसमें OTS करा लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट, क्योंकि इसमें ये एजुकेशनल संस्था है और आप लोगों की इसमें हेल्प करते हैं, लोगों को फ्री एजुकेशन भी देते हैं इसमें कुछ लोगों को। तो इसमें जो ये ब्याज वाला हिस्सा है ये इसमें से माफ़ हो जाएगा और आप जो असल पैसा है वो अदा कर दें। तो हम उस कोशिश में लग गए, हमने वो एप्लीकेशंस मूव की। ये लोग आजकल यहाँ वहाँ सब चलता रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसी बीच हमें किसी बैंक के सदस्य ने मशवरा दिया कि आप इसकी किस्त को रोक दीजिए। जब 2-3 किस्त आप रोक देंगे तो ये लोग खुद ही आकर आपसे संपर्क करेंगे और बात करके आपको ये काम के लिए कहेंगे कि साहब हम इस चीज़ को करने को तैयार हैं। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारे किस्त रोकने पर इन्होंने हमारे अकाउंट को OTS कर दिया, NPA कर दिया 30 डेज़ में। और वो इन्होंने हमसे लास्ट ईयर फरवरी में 11 लाख रुपए लिए, 7 फरवरी को, फिर 28 फरवरी को 12 लाख रुपए लिए
और एकदम से एक साथ 31 मार्च को इन्होंने एनपीए घोषित कर दिया। हमें उसकी खबर भी नहीं दी, बताया भी नहीं हमें कि ऐसा किया और क्यों किया। ये आरबीआई की गाइडलाइन के बिल्कुल अगेंस्ट काम किया इन्होंने, उसके विरुद्ध किया। जबकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि 91 डेज़ के बाद एनपीए होना चाहिए। एनपीए होने के बाद हमें कुछ भी नहीं पता, इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। फिर वो रिकवरी में चला जाता है केस, उसमें 13-2, 13-4 फिर इस तरह की कार्रवाई शुरू होती है। हमें लोग ये कहते रहे कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, होती रहेंगी, ये तो कोई इस तरह की बात नहीं है और ये तो इनका सिस्टम है, ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें कुछ नहीं होगा और ये चीज़ें सही हो जाएँगी। हम इसी कोशिश में रहे कि ये ओटीएस करके इसको ख़त्म करा दें। फिर इन्होंने जो है वो हमारी डेट लगी हुई थी, हमने केस डीआरटी में भेजा, वहाँ से हमने चाहा कि इसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन इधर इन लोगों ने केस हमारा पहुँचा दिया था एडीएम एफआर के यहाँ और एडीएम एफआर के यहाँ 10-12 उसमें डेट्स पड़ी, 5-5, 6-6 दिन की, 8-8 दिन की उन्होंने डेट डाली और हमें पता भी नहीं चला। 31 दिसंबर इन्होंने हमारे घर को ऑक्शन कर दिया और एक अननोन कॉल मेरे पास आई, उन्होंने मुझे ख़बर दी कि आपका घर ऑक्शन हो गया है और मैंने उसके ऊपर हैरत जताई कि ये कैसे मुमकिन है और ऐसा नहीं हो सकता। हमारी तो बातचीत बैंक के साथ चल रही है और हमारी 2 जनवरी की डेट पड़ी हुई है एडीएम एफआर के यहाँ, तो 31 दिसंबर को ये कैसे कर सकते हैं ऑक्शन। खैर वो हमने एक लेटर इनको भेजा बैंक को 3 तारीख को और वो हमने बाय हैंड लेटर इनको दिया और रिसीव किया, उस रिसीविंग उसकी हमारे पास है कि हमें आप हमारे लोन का स्टेटस बताइए, हम चाहते हैं कि इसको वन टाइम में पे करके और इसको हम क्लोज़ कर दें। तो इन्होंने हमें उसका जवाब कोई नहीं आया। इन्होंने हमारी स्कूल की आईडी पर, मेल आईडी पर इन्होंने जवाब दिया। जनवरी में स्कूल की छुट्टियां होती हैं, स्कूल खुला हमारा 12 जनवरी को। जब वहां जाकर देखा तो प्रिंसिपल की आईडी के ऊपर उसमें एक मैसेज इनका पड़ा हुआ था कि हमने इसको आपका लोन जो रिकवरी थी वो हमने उसमें इसको ऑक्शन कर दिया है आपके घर को और उसमें पूरी डिटेल के साथ वो एक लेटर उनका हमारे पास आया। तब से जो है वो फिर हम भागना शुरू किया हमने कि ये क्या हो गया और आनन-फानन में इन्होंने सारे काम, जो काम 2-2 3-3 साल में जाकर होते हैं, वो इन्होंने एक साजिश के तहत पूरा का पूरा षड्यंत्र रचाकर बिल्कुल प्लानिंग के साथ इन्होंने इस काम को इस तरह से किया कि कानो-कान खबर नहीं होने दी और उठाकर इन्होंने घर को दे दिया। जबकि इस लैंड में ज़मीन के साथ, इसके घर के साथ एक लैंड हमारी दूसरी अटैच थी जिसमें लोन सैंक्शन हुआ था। उसकी कीमत बैंक ने बताई है हमें 6 करोड़ 37 लाख रुपए और इन्होंने उस ज़मीन को ना बेचकर साजिश के तहत घर को किया है, जो घर की कीमत जो इन्होंने 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ 24 लाख बताई है, उससे कहीं ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है उससे। तो क्या तब समझते हैं जिस तरीके से जो आपको बिना सूचना दिए गए इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया गया, तो क्यों लापरवाही मानते हैं सर? ये लापरवाही नहीं, साजिश है, ये एक्चुअली क्रिमिनल एक्ट है ये और सब कुछ प्लानिंग से किया है और इसमें इसमें अच्छा, इसमें एक और थी कमी कि इसमें बिडिंग भी सिंगल की गई, किसी और की बिडिंग नहीं थी, किसी एक आदमी के लिए इसकी बिडिंग कराई गई और उसको जो है वो एक साथ पूरा का पूरा उन्होंने पैसा जमा किया और पैसा जमा करके इसका भी प्रोसीजर है कि किस किस तरह से पैसा जमा होता है। 10% है, फिर 25% है, फिर बाकी का रेस्ट अमाउंट है। मतलब हर चीज़ को ताक में रखा गया और किसी चीज़ की जो है वो फिक्र नहीं की गई और इस तरह से इन्होंने इस काम को किया। आप क्या चाहते हैं? क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो और मेरा ये घर जो है ये मेरे सर छुपाने की जगह है। पहले तो अल्टरनेटिव जब हमारे पास प्रॉपर्टी है मौजूद होती तो उसे ऑक्शन पर लाना चाहिए था, वो नहीं लाकर इन्होंने घर को किया है। तो मेरा घर मेरे पास आना चाहिए, उसको कैंसिल करना चाहिए। अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उस डील को वो कैंसिल करें और मैं तो पैसा देने के लिए तैयार तब भी था और अभी भी हूँ। हमें तो पैसा देना है और आखिर हमने 2.5 करोड़ रुपए दिए ही है। अगर नीयत ख़राब हो किसी की और वो देना नहीं चाहे तो वो 2.5 करोड़ बड़ी रकम होती है, वो 2.5 करोड़ भी क्यों देता। और मैं कोई ऐसा गया गुज़रा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 4 करोड़ 5 करोड़ अगर बैंक के हैं तो वो पैसे ना दे पाऊँ। ऐसी मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं अपना 50-60 करोड़ रुपए का मकान जो है वो नीलाम करवा लूँगा और अपनी इज़्ज़त बर्बाद करवाऊँगा इन लोगों के हाथों। मेरी इज़्ज़त से खेल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने शासन प्रशासन से मुलाकात की है? सबसे मुलाकात की, सब जगह गए हम लोग। हमने डीएम साहब से भी मुलाकात की, डीएम एफआर से भी की और जहाँ जहाँ हमसे हो सकता था वहाँ हमने लेटर्स भी भेजे, बाय पोस्ट भी भेजे, थ्रू एडवोकेट भी भेजे
तो हमें लोगों ने बातचीत की, लेकिन ये काम इतना तेज़ और इतना जल्दी में सब कुछ हो गया था कि अब उनके भी हाथों में चीज़ें नहीं रही थी। हालांकि उन्होंने एक्सेप्ट किया। हालांकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि गलत हुआ ये है। गलत हुआ है, और डीएम साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि ये गलत हुआ है। इसके ऊपर जो है वो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें चल अच्छा, रही इन हैं सब अभी। चीज़ों में एक बड़े मीट विक्रेता का भी जो है वो नाम आ रहा है, जी, इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। ये जो डील हुई, ये जो ऑक्शन हमारा उठाया गया है, ये वही उन्हीं के हाथों उठाया गया है, उन्होंने ही इसको लिया है। ये सच है ये खबर। जी, मैं मिसेस शाहनवाज खान हूँ और मैं आयशा तरीनी स्कूल की प्रिंसिपल भी हूँ। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने कॉल की है, उसका रीज़न ये है कि रिसेंटली आप लोगों ने जो न्यूज़ सुनी होगी हमारे बारे में, नदीम तरीनी एजुकेशनल सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है जिसके अंदर हम बहुत सारे एजुकेशनल प्रोजेक्ट करते हैं, और ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी हम रन करते हैं उसमें ये। और इनफैक्ट शहर के अंदर आप कहीं से भी कंफर्म कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आरटीई के बच्चे भी हम ही पढ़ाते हैं। तो ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक लोन लिया था अपने इस स्कूल को रिनोवेट करने के लिए, नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, और बैंक की रिक्वेस्ट पे वो लोन लिया गया था। बहरहाल, तो उसमें बैंक वालों ने ये क्लेम किया, जो हम लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ देखी, कि हम लोग बैंक के डिफॉल्टर थे, उसकी वजह से हमारे घर को ई ऑक्शन कर दिया गया। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि वो बहुत छोटा अमाउंट था। वो हम लोगों ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जिसमें से 2.5 करोड़ रुपए हम पे कर चुके थे, और हम बैंक से नेगोशिएशन चाह रहे थे कि वो लोग आउटस्टैंडिंग ड्यू सेम दिखा रहे थे कि सारा पैसा वो इंटरेस्ट में। और हम कह रहे थे उनसे कि हम लोग एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे दिया जाए और वन टाइम सेटलमेंट कर लिया जाए। और इसके लिए पर्सनली बैंक से मेरी ही बात चल रही थी, बीइंग ए प्रिंसिपल। और बैंक वाले पूरा आश्वासन दे रहे थे कि ठीक है मैम, हम इस पे कुछ ना कुछ करते हैं ये। उसके बाद खैर जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे उसमें, ये बैंक की ही बातों में आके हम लोगों ने मतलब अपना इसको रोका, ईएमआई को रोक दिया, जिसकी वजह से उन्होंने 30 डेज में एनपीए कर दिया, सब कुछ कर दिया। और ये बेसिकली जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, जो बहुत इंटरनल इन्फॉर्मेशन बैंक की साइट से ही मिली, बैंक के लोगों से मिली, कि एक आदमी के इंटरेस्ट में आके, ठीक है ना, जो इस शहर का एक पावरफुल आदमी कहलाया जाता है पैसे के मामले में, उसके पर्सनल इंटरेस्ट को लेके सिर्फ एक बिडर की बिडिंग करा के हमारे घर का ई ऑक्शन किया गया, और उस ऑक्शन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। 31 जी हाँ, बिल्कुल वो मीट कारोबारी हैं, और वो काफ़ी आजकल बैंक के ऑक्शन की भी प्रॉपर्टी में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो हमें इसके बारे में खैर कोई नॉलेज नहीं थी। ये तो बैंक, जब मैंने ही बैंक पे बहुत प्रेशर डाला, पर्सनली मैंने ही बैंक से कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो तब उन्होंने ही मुझे बहुत कॉन्फिडेंशियली इन्फॉर्मेशन दी इस चीज़ की। वहाँ के एक आदमी ने, जो एक मतलब हमारे फेवर में, हमारे इंटरेस्ट में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा मैम देखिए, उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया यहाँ पर आके, बैंक ऐसे ऑक्शन नहीं करती। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का तो वैसे भी, मतलब ये हमारा राइट टू शेल्टर है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो बिल्कुल हार्डशिप में आ जाती है। हमारी एक प्रीमियम प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी प्राइमरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज थी इस लोन के अगेंस्ट, वो एक लैंड है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। उसकी कीमत भी उस लोन से 10-20 गुना ज्यादा ही है, सर्किल रेट की अगर मैं बात करूँ तो अगर बैंक को ऑक्शन करना भी था तो बैंक उस पे उसका करती। हमारे घर का, हमारा रेजिडेंशियल घर जिसमें हम रह रहे हैं, बिना हमारी इंफॉर्मेशन के बैंक कैसे कर सकती है उसका ऑक्शन? ये आरबीआई की सारी उल्लंघना की गई है, गाइडलाइंस की है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि 2 जनवरी की हमारी डेट थी एडीएमएफआर के यहाँ। हमारा जो कम्युनिकेशन चल रहा था एडीएमएफआर से चल रहा था, और पर्सनली मैं ही जाके उनसे मिलती थी। तो उन्होंने 2 जनवरी की डेट दी थी कि 2 जनवरी को आप भी आइएगा, और मैं बैंक वालों को भी बुलाऊंगा, और आप दोनों को बिठा के यहाँ पे हम सुनते हैं इस केस को ये। और 2 जनवरी का उन लोगों ने इंतजार नहीं किया बैंक ने, और 31 दिसंबर का ऑक्शन कर दिया गया। अब जो आप जजमेंट की कॉपी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाऊंगी, जो 12 जनवरी को एडीएमएफआर के यहाँ से जजमेंट निकला, उसमें ये लिखा है ऑक्शन कर दिया जाए। तो 12 जनवरी को वो ऑर्डर कर रहे हैं ऑक्शन कर दिया जाए, और बैंक ऑक्शन 31 दिसंबर को कर चुकी। तो इस केस में बहुत सारे लूप होल्स हैं कि गलत तरीके से, और हम क्यों, मतलब अपने, हम लोग मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम फाइनेंशियल में नहीं है कि हम अपने घर का ऑक्शन करवाएं, या हम बैंक का पैसा देना नहीं चाहते थे। हमने बैंक का पैसा रेगुलर दिया, मार्च 2025 तक पूरा पैसा गया बैंक का। ये वो तो हमें क्योंकि सेटलमेंट करना था, हम नेगोशिएशंस पे आ गए थे, इसलिए हमने वो ईएमआई रोक के हम वन टाइम सेटलमेंट पे आ गए थे। दैट वाज द ओनली रीजन। ये तो बस उसके लिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जो ये गलत हुआ है, और ऐसा बैंक ने पहली बार नहीं किया। अगर आप गूगल सर्च करें, या मेरे पास भी उसकी एफआईआर रिपोर्ट पड़ी है बैंक के स्टाफ के अगेंस्ट, इस तरह की एफआईआर जग्गा है, अजीत जग्गा जो इसका मेन कल्प्रिट है, और मयंक, ये दोनों इस तरह का काम करते हैं, और इनके अगेंस्ट प्रीवियसली भी एफआईआर हुई हैं।
हमें उन लोगों ने भी अप्रोच किया। आप कार्रवाई करेंगे इस पे? बिल्कुल हम कार्रवाई कर रहे हैं अपनी, और जो भी मतलब हम तो पहले तो यही चाहते हैं कि बैंक हमसे अभी भी हम पैसा पूरा देने के लिए तैयार हैं। अगर बैंक सेटलमेंट करना चाहे तो हम अब भी करेंगे उसका सेटलमेंट। अदरवाइज जो भी इसका लीगल प्रोसीजर है हम 100% फॉलो करेंगे, हम कर रहे हैं।